దూర విద్యా విధానంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ దేశంలోనే మొట్టమొదటి సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం. దాదాపు 2.5 దశాబ్దాలుగా దూర విద్యా విధానం ద్వారా కంప్యూటర్ కోర్సును అనుసంధానం చేస్తూ బీఏ, బీకాం, బీఎస్సీ డిగ్రీ కోర్సులను అందిస్తోంది. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ స్థాయి, డిగ్రీ, డిప్లొమా స్థాయి కోర్సులను ఔత్సాహికులైన విద్యార్థులకు అందిస్తోంది. డెవలప్మెంట్ స్టడీస్లో సెంటర్ ఫర్ ఎకనామిక్స్ అండ్ సోషల్ స్టడీస్ ద్వారా ఎంఫిల్, పీహెచ్డీతో పాటు విశ్వవిద్యాలయమే స్వయంగా దూర విద్యా విధాన అంశంపైన పీహెచ్డీ వంటి పరిశోధనా కోర్సులు ప్రవేశపెట్టింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సుమారు 4.5 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఈ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఉన్నత విద్యావకాశాలు పొందుతున్నారు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం స్థానికంగా స్వయం బోధనా పద్ధతిలో ముద్రణ రూపంలో రూపొందించిన కోర్స్ మెటీరియల్ అందిస్తోంది. కోర్స్ మెటీరియల్ అధ్యయనానికి సహకరించే విధంగా రేడియో, టెలివిజన్ పాఠ్యాంశాల ఆధారంగా కార్యక్రమాలు ప్రసారం చేస్తోంది. అధ్యయన కేంద్రాల ద్వారా ఏర్పాటు చేసే సలహా సంసర్గ తరగతులు, సైన్స్ ప్రాక్టికల్ సౌకర్యాలు విద్యార్థులకు స్వయం అధ్యయనానికి ఒక చక్కటి అవకాశం. ఇవి విద్యార్థి సమీపంలో ఉండే అధ్యయన కేంద్రం నుంచే పొందొచ్చు. आदाब। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के जानिब से पेश खिदमत है एक टेली कॉन्फ्रेंसिंग प्रोग्राम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये MA उर्दू साल दुवम के पर्चे हफ्तम यानी गैर अफ़सानी नसर से हमने इस मौजू का इंतख़ाब किया है। आज हमारे दरमियान डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उर्दू के नामवर उस्ताद डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो सदर शोबे उर्दू रह चुके हैं और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में ट्रांसलेशन ब्यूरो के इंचार्ज और कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं। इस वक्त पिछले 45 साल से शगुफ़ा के वो एडिटर रह चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि शगुफ़ा हैदराबाद से एक वाहिद पर्चा है जो पाबंदी के साथ पिछले 45 साल से निकलता है। ये इस पर्चे की ख़ास खूबी है और इनका ताल्लुक़ ज़िंदा दिलाने हैदराबाद से भी है। डॉक्टर साहब, मैं आपको अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडियोज़ में आपका खैर मक़दम करता हूँ। शुक्रिया। साथ में डॉक्टर हबीब निसार साहब हैं, जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में बहैसियत उस्ताद के काम कर रहे हैं। वो वहाँ रीडर की हैसियत से काम कर रहे हैं, माहिर दकनियात हैं, मौसीक़ी उनका ख़ास मौजू रहा है और अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के वो कोर्स राइटर रह चुके हैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब भी एडिटर हैं इस गैर अफ़सानी नसर के। डॉक्टर साहब, आपका भी मैं शुक्रिया अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडियो में खैर मक़दम करता हूँ। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, माशरा, सक़ाफ़त और अदब किसी ऐसे माशरे के आगोश में नमो पज़ीर होता है जो अपनी एक सक़ाफ़त रखता है और ज़िंदगी के हुस्न ख़ुबा को परखने का एक पैमाना रखता है। अदब ही के ज़रिए माशरे के अफराद अपने एहसासात, जज्बात और अफ़कार का इज़हार करते हैं। एक ऐसा वसीला तरसील बनता है जिसके ज़रिए माशरे के लोग आपस में तबादले ख़यालात करते हैं और अपने ख्वाबों, आरज़ुओं और तमन्नाओं से दूसरों को आगाह करते हैं। अदब की बुनियाद ज़बान है और ज़बान एक सक़ाफ़ती तख्लीक़ है। आइए तलबा और तालिबात, आपको एक मुख्तसर सा तारुफ़ कराऊँ अवध पंच के बारे में। 19वीं सदी के निस्फ़ आखिर में
तंज़ व ज़राफ़त की तरफ उर्दू नसर में उमूमी तौर पर एक मैलान नज़र आता है। अंग्रेज़ इक़्तिदार में खुलकर बात करने की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए लोग इस पैराए में अपने दिल का इजहार नहीं कर पाते, तो इस तरह से अपना दिल का गुबार निकालते और इक़्तिदार वक्त के ख़िलाफ़ ज़बान खोलते हैं। हम देखते हैं कि लखनऊ में इस फ़न को सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिला और इसका इजहार ख़याल के लिए अवध पंच के अहले क़लम आगे आगे रहे। जैसे कि आप जानते हैं, अवध पंच 1887 में लखनऊ से मुंशी सज्जाद हुसैन की इदारत में शाया हुआ। ये पहला अखबार था जिसने मुल्क के सियासी, माशराती, तहज़ीबी मसाइल को तंज़ मिज़ाज के पैराए में मौज़ूए गुफ्तगू बनाया था। मुंशी सज्जाद हुसैन की ज़ात एक मरकज़ बन गई थी और उनके गर्दो पेश कई क़लमकार जमा हो गए थे और धीरे धीरे ये 1912 तक ये सिलसिला जारी रहा। आइए हम अपने जो इस वक्त हमारे साथ हैं उर्दू के असातिज़ा, उनसे हम पूछें कि अवध पंच का जो पस मंज़र है आगाज़ से पहले, उसके बारे में मैं डॉक्टर कमाल साहब से दरख्वास्त करता हूँ कुछ रोशनी डालें। अवध पंच एक बहुत ही अहम अखबार है। आमतौर पे उर्दू सहाफ़त पे जब बात की जाती है तो अदब, ज़बान और आम माशरती हालात, इन तीनों पहलुओं से अखबार का जायज़ा लिया जाता है। अवध पंच के दौर में हिंदुस्तान में आज़ादी इज़हार के लिए काफ़ी नई नई तहरीकें शुरू हुई, लेकिन जब आप उर्दू सहाफ़त का जायज़ा लेंगे तो अंदाज़ा होगा कि उर्दू सहाफ़त ख़ुद मुल्क की आज़ादी का एक मुहर्रिक इदारा है। उर्दू सहाफ़त ने इब्तिदाई से आज़ादी राय और अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात हासिल करने के जो तरीक़े होने चाहिए उस पर गुफ्तगू की। अवध पंच बुनियादी तौर पर तंज़ व मिज़ाह का रिसाला है और तंज़ व मिज़ाह के उसलूब से फ़ायदा उठाकर अवध पंच के लिखने वालों ने और ख़ास तौर से मुंशी सज्जाद हुसैन ने इस बात की कोशिश की थी कि ज़िम्मेदारी का एहसास लोगों में पैदा हो कि वो जिस मुल्क में पैदा हुए हैं उसकी हुक्मरानी किसी गैर मुल्क के हाथ में ना हो। आज़ादी की जो तहरीक है 19वीं सदी में आप देखते हैं कि बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ती गई। ख़ास तौर से जो पढ़ा लिखा तबक़ा है वो कोशां था कि अंग्रेज़ों से किसी तरह से निजात हासिल होनी चाहिए, तो इसमें तंज़ व मिज़ाह निगार ने भी खूब हिस्सा अदा किया। अवध पंच एक ऐसा अखबार है जिसने तंज़ व मिज़ाह के अदब को फ़रोग़ दिया और तंज़ व मिज़ाह के नए नए असालीब से रोशनास किया और उन असालीब के तवस्सुत से दिल की बात को आवाम तक पहुँचाने की कामयाब सही की। अवध पंच को हम एक तंज़ व मिज़ाह के रिसाले की हैसियत से जानते तो हैं, लेकिन हमको ये भी सोचना होगा कि इसने समाज के लिए क्या किया। इसने मुल्क में आज़ादी की जो तहरीक चल रही थी, जो 19वीं सदी में बहुत ही मजबूत और मुस्तहकम तहरीक बन चुकी थी, उसमें क्या हिस्सा अदा किया। अवध पंच का जो बुनियादी तस्वुर है वो अंग्रेज़ी के अखबार पंच से लिया गया जो पहले से लंदन से शाया हुआ करता था। उसी मुनासिबत से इसका नाम अवध पंच रखा गया और अखबार ने इब्तिदाई में सरनामे के तौर पर यह लिखा था कि आज़ादी और ज़राफ़त अवध पंच की आवाज़ है, और इसी तरह से अंग्रेज़ी में भी लिखा जाता था कि लाइफ इज़ प्लेजर। ये दो नारे थे, इन दो नारों को लेकर यह अखबार चलता रहा और जुमला 36 साल तक ये पर्चा जारी रहा। 1877 से लेकर 1912 तक ये 36 साल का जो दौर है, इसमें कई नए लिखने वाले इस अखबार से मुतारिफ़ हुए। यानी पंडित रतननाथ सरशार भी इसमें शामिल हैं। रतननाथ सरशार शुरू में शरीक थे, लेकिन बहुत जल्द वो अलहदा हुए और अवध अखबार की उनकी इदारत में शाया होने लगा।
और बहुत बहुत जल्द वो अलहदा हो गए थे, और फिर दोनों के दरमियान काफ़ी बहसें भी चली और उनके ख़िलाफ़ भी इसमें लिखा गया। लेकिन ये कि आप अवध अखबार ही से उनकी अब शिनाख्त होने लगी, को कि आगाज़ अवध पंच से उनका हुआ था। तो अवध पंच का ये जो पस मंज़र था, उसके आगाज़ से पहले के जो हालात थे, तो उसके बारे में आपने बताया। उस वक्त तक ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज था वो सारे हिंदुस्तान में फैलने लगा जी। हिंदुस्तान में रेलवे भी आ गई थी उस वक्त तक। तो उससे क्या हुआ, एक तरह से लोग के तरफ ये रुझान बढ़ने लगा कि भाई लखनऊ जो बिल्कुल अलग था दिल्ली से और दूसरे जैसे फैज़ाबाद और अवध की रियासत, जब छापा खाना आ गया हिंदुस्तान में तो उससे भी एक तरह से उनको इसमें तरक्की हुई, तंज़ो सराफत के, ख़ासकर इस अवध पंच को, क्योंकि ख़ुद वहाँ लखनऊ में छापा खाना था। जी। तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। अब मैं डॉक्टर निसार अहमद साहब से पूछना चाहूँ, हबीब निसार साहब से पूछना चाहूँगा कि अवध पंच के दौर में उर्दू अखबारों का आम मेयार क्या था? शौकत हयात साहब, 1836 में दिल्ली से उर्दू अखबार शाये हुआ था और अवध पंच के आते आते तकरीबन 40 साल उर्दू सहाफ़त ने अपने पूरे कर लिए थे। 1877 तक जो अखबार हिंदुस्तान में मशहूर थे उसमें दो नाम बहुत अहम हैं, एक अवध अखबार और दूसरा लाहौर का कोहिनूर। इसके अलावा चंद अखबार, रिसाले और अखबार ऐसे भी थे जो पंच के उन्वान से शाये होते थे। इनका उसलूब तो मिजाइया था, लेकिन इनके पास अपनी कोई पॉलिसी नहीं थी। कोहिनूर ने 1857 की तहरीक को और हिंदुस्तानियों की नाकामी को क़िस्वार बयान करना शुरू किया और एक आम राय जो है ना हमवार करने की कोशिश की इसने। इसी दरमियान में 1874 में अंजुमन पंजाब क़ायम हुई, जिसके ज़रिए अंग्रेज़ी तालीम को आम करने के लिए उर्दू की नस्र को आसान और आम फहम बनाने के लिए तहरीक चली। खुसूसन गज़ल को छोड़कर नज़्म निगारी को अपनाया गया। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली, इस्माइल पानीपती वग़ैरह ने इसमें अहम रोल अदा किया था। ये वो पस मंज़र है जो अवध पंच के मुदीर सैयद सज्जाद हुसैन को अपने तौर पर एक पॉलिसी बनाने और अपने अखबार के नुक्ते नज़र को क़ायम करने में उनकी मददगार साबित हुई। 1877 तक जितने रिसाले या अखबार निकले उनका नुक्ते नज़र खालिस तंज़ो मिज़ा नहीं था और सियासत इनकी असल दायरेकार था। और सियासत के साथ साथ जो रजवाड़े थे, वालियान रियासत थे, उनकी खुशामद, उनकी जो है ना कारनामों को बयान करना। 1857 से अगर हम देखें उर्दू अखबार हो या जो ना सिराजुल अखबार हो, तो इसमें जो है ना सिर्फ वालियान रियासत की मसरूफियात का बयान किया जाता था। अवामी नुक्ते नज़र क्या था, अवामी मसरूफियात क्या थी, अवाम किस तरह पे सोच रहे थे, इसका कोई ज़िक्र इसमें नहीं होता था। अक्सर अवध पंच और कोहिनूर भी दोनों भी अंग्रेज़ों की खुशामद में लगे थे और आवाम तक इनकी रसाई बहुत कम थी। बस ऐसे ही जो है ना यहाँ वहाँ की समाजी बातें या ख़बरें लिख दी जाती थी। लेकिन जब अवध पंच को शाये किया गया जनवरी 1873 में, तो सैयद सज्जाद हुसैन के सामने एक वाज़ेह पॉलिसी थी, नुक्ते नज़र था। उन्होंने ये भी तय कर लिया था कि उन्हें उसलूब कौन सा अपनाना है। इसी के साथ वो सहाफ़त में आए और जैसे कि चेकबश ने लिखा है, वो जैसे ही अवध पंच शाये हुआ लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करने लगा। अवध पंच ने रियाया का खादिम अपने आप को बताया था और सरकार का आज़ाद मुशीर ख़ुद को करार देता था। ये ऐसा नुक्ता नज़र था जो क़ायरीन को मुतासिर कर सकता था और यही हुआ भी। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि अवध पंच के दौर में अखबारों का क्या मेयार था जी, तो एक तरफ ये सिलसिला यहाँ चल रहा था, तो उस तरफ हम देखते हैं सर सैयद अहमद ख़ान ने भी अपनी तहरीक वो चला रहे थे। वो बिल्कुल
क्या कहते हैं कि मॉडर्न थिंकर के तौर पर, मोहम्मदन मॉडर्न थिंकर के तौर पर वो सामने आए, उभरे। जैसे आपने भी जिक्र किया था अंग्रेज़ी तालीम का, तो वो बहुत उसके बारे में वकील थे, उसके वकील थे, तो उस पर भी इसमें छपते थे उनके, इसमें अकबर इलाहाबादी जैसे लोगों ने लिखा था। और अकबर इलाहाबादी ने भी कहा था कि हर्फ पढ़ना पड़ा है टाइप का, पानी पीना पड़ा है पाइप का। तो पहली बार जब पाइपों के ज़रिए से सब फराहम किए गए थे शहरों में, तो वो उस पर उन्होंने तंज़ किया। और टाइपराइटर का जब ईजाद हुआ, सब बहुत सी बातें हमने अभी तक अपने बहस की है। तो शौकत साहब, आप ये जो बात सर सैयद की आपने की है जी, अवध पंच का बुनियादी मकसद ये था कि मगरबी तहजीब, मगरबी ज़बान और अंग्रेज़ी के ख़िलाफ़ जो है इज़हार ख्याल करें जी। जबकि सर सैयद चाहते थे कि अंग्रेज़ी सीखें लोग, इसमें काफ़ी इख्तिलाफ था जी। तो अवध पंच का बुनियादी मकसद ये ठहरा कि वो सर सैयद की तहरीक के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाते रहे। काफ़ी इस सिलसिले में गड़बड़ रही और सर सैयद के जितने रुफ़क़ा थे उनके ख़िलाफ़ भी काफ़ी लिखा गया। तो सर सैयद एक जानिब वो तहरीक चला रहे थे संजीदा और मतीन अंदाज में कि हिंदुस्तान में नए हालात में किस तरह उर्दू वालों को अंग्रेज़ी सीख कर अंग्रेज़ी तालीम हासिल करके आगे बढ़ना चाहिए। और कुछ उनके जो काम थे उसमें अंग्रेज़ी तहज़ीब का असर ज़्यादा था। लेकिन अवध पंच ने फ़रंगियों के ख़िलाफ़, फ़रंगी तहरीक के ख़िलाफ़, फ़रंगी हुकूमत के ख़िलाफ़, फ़रंगी तहज़ीब के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और ऐसे लोगों को अपने अतराफ़ इकजा किया जो वो मज़ामीन लिख सकें जिनके तवस्सुत से अंग्रेज़ी तहज़ीब का मज़ाक उड़ाया जाए। ये एक बुनियादी इन लोगों के मकासद में से एक था। अच्छा, दरअसल उनका निशाना मगरबी तहज़ीब के ज़ेर असर पैदा होने वाली जो ख़राबियाँ हैं, जी उसकी तरफ वो निशाना करते थे। बिल्कुल। और जो ख़राब नासिर का मजाक उड़ाना और बराह रास्त अवाम को उसकी तरफ वाकिफ़ कराना उनका मकसद था। क्योंकि जितने भी शोरा और नसर निगार उनसे जुड़े थे, उन सब ने इसकी कोशिश की थी। जी हाँ, बिल्कुल। और इस दौर में हमारे सामने कई ऐसे पहलू आते हैं, जैसे अकबर इलाहाबादी एक सामने उभर के आते हैं। और पहले रतन नाथ सरशार भी इससे जुड़े थे, बाद में वो अलग हो गए। तो अवध पंच की वो कौन सी खूबी थी जिसकी वजह से उसकी अदबी शनाख्त मानी जाती है? तंज़ुम निगारी को जो फ़रोग़ हुआ है वही सबसे बड़ी उसकी खूबी है जी। और ज़ेरी जो लहर चल रही है वो आज़ादी की तहरीक है, फ़र्द की आज़ादी, मुल्क की आज़ादी और गैर मुल्की जो इस्तिबदाद है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, ये सारे उनके मकासद थे। बुनियादी तौर पर कांग्रेस के साथ थे मुंशी सज्जाद हुसैन, उन्होंने ख़ुद बहुत कुछ इदारियों में जो लिखा तो उसमें वो चाहते थे कि एक ऐसी हुकूमत बने जिसमें किसी एक फ़िरक़े का असर ना हो बल्कि सब मिल के मुकाबला करें सूरत हाल का। और यहाँ ये भी बात बताना ज़रूरी है कि बहुत ही सेकुलर अंदाज़ था उनका, चाहे अदब की जांच का मामला हो या फिर आज़ादी की तहरीक के ताल्लुक़ से इज़हार ख़याल हो, उसमें उनका जो अंदाज़ था वो निहायत सेकुलर था। तो हम बुनियादी तौर पर इसकी जो शिनाख्त है एक ऐसे अखबार की हैसियत से है जिसने तंज़ो-ओ-मिज़ाह की तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। उससे पहले आपको बाज़ाब्तगी कोई नज़र नहीं आती तंज़ो-ओ-मिज़ाह के मामले में। और मुल्क भर के वो लिखने वाले जो अपना ख़ास उसलूब तंज़ में और मिज़ाज में जिन्होंने पैदा किया था, शोखी, ज़राफ़त और बज़लत संजी, इसकी नई नई मिसालें आपको उनकी तहरीरों में मिलती हैं। ये सही है कि कभी कभी फप्ती से काम लिया गया, कभी कभी ऐसे फ़िक्रबाजी भी हुई जिसको नापसंद भी किया गया और ख़ुसूसन सर सैयद तहरीक के लोगों ने उसको नापसंद किया था उस अंदाज़ को। लेकिन मजमूई तौर पर आप ये मानना पड़ेगा कि उर्दू में तंज़ो-ओ-मिज़ाह के बाज़ाब्ता आगाज़ का प्लेटफॉर्म अगर कोई था तो वो अवध पंच था। अवध पंच ही ने हर तरह के तंज़ो-ओ-मिज़ाह की तहरीरों को रिवाज दिया, यहाँ तक कि पैरोडी का आगाज़ उसी दौर में हुआ है। और सियासत पर जो तनकीद थी या समाजी जो ख़राबियाँ थी, मंजूम हो या नस्र की शक्ल में, वह सब अवध पंच में आती रही हैं। तो तंज़ो-ओ-मिज़ाह का पहला जो नुक़्ते आगाज़ है वो यकीनन अवध पंच है, वहीं से फिर बात आगे बढ़ती चली गई है। वो उसकी शिनाख्त है, तंज़ो-ओ-मिज़ाह यकीनन अवध पंच की शिनाख्त है।
और ज़ैली तौर पे जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आज़ादी फ़र्द की और पूरे समाज की और पूरे कौम की और मुल्क की आज़ादी, उसके लिए भी ये अखबार कोशिश करता रहा है। ये बात आपने सही कही है कि मुंशी सज्जाद हुसैन के ज़ेर नज़र सिर्फ़ फ़र्द की आज़ादी और उसके बाद सियासत और माशरत के बारे में उन्होंने दो मखसूस उनके सामने मैदान थे। इससे पहले भी आपने फरमाया था कि अवध पंच के जो कार्टून थे वो लंदन के पंच के जो जर्नल था उसी से उन्होंने मुस्तार लिए थे। और एक कार्टूनिस्ट था अवध पंच के लिए, वो मुसव्वर भी था, राम बहादुर, वो अवध पंच के लिए कार्टून बनाता था। और आपने पैरोडी की बात की तो त्रिभुवन नाथ हिजर की तहरीफ निकाली। जी हाँ, को खारीन ने बहुत ही जी। और एक शायर थे ज़रीफ जी, सितम ज़रीफ, उनके भी, उनकी पैरोडी भी काफ़ी आती थी। ये तो भी मगरिबी पैरोडी के तकलीद करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से मुंशी सज्जाद हुसैन ने अंग्रेज़ी तहज़ीब के जो अदब के जो ये थे तख्लीक़ थे वो उनको एक तरह किया, फिर उसी की मुखालिफत मगरिबी तहज़ीब के जो ख़राबियाँ हैं उसकी मुखालिफत की कार्टूनों के ज़रिए से। आल्बर्ट बिल के बारे में उन्होंने लिखा, मलके विक्टोरिया के बारे में उन्होंने लिखा। मुंशी सज्जाद हुसैन न सिर्फ अपने नाम से लिखते थे बल्कि मुख्तलिफ फ़र्दी नामों से भी वो लिखते थे। हाँ, और नए नए तरीक़ों से समाज की बुराइयाँ भी दिखाते थे वो, और हुकूमत पर तनक़ीद करने में भी उन्होंने कभी खौफ नहीं महसूस किया, बेहद बेबाकी के साथ लिखते रहे हैं जी। और ये बेबाकी उर्दू सहाफ़त का तुर्रा इम्तियाज़ है जी। उस दौर में आपको किसी और ज़बान में इतना आज़ादी के साथ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, फ़रंगी तहरीक के ख़िलाफ़, फ़रंगी हुक्मरानी के ख़िलाफ़ किसी ने नहीं लिखा जितना कि उर्दू अखबारों ने लिखा है। ये रोज़े अव्वल से पहला अखबार जब आया है तो वहाँ से जो सिलसिला चला है, तो अवध पंच में आने के बाद इसमें काफ़ी इजाफा हुआ। डॉक्टर साहब, क्या उस दौर के लखनऊ की जो तहज़ीब व माशरत थी, जी जी, क्या उसका भी कुछ असर इस पर, इस अखबार पे, या इस अखबार का असर उस तहज़ीब पर कुछ नज़र आता है? यकीनन यकीनन। देखिए, यहाँ पे दो रुझानात थे। सरशार जब लिख रहे थे अवध अखबार में तो ये कहा गया कि उनकी जो ज़बान है मुग़लानियों की और बांदियों की ज़बान है, बाज़ाब्ता लिखा गया अवध पंच में। और अवध पंच को फ़ख्र था कि लखनऊ का जो ख़ास मुहावरा है उस मुहावरे को, उस ज़बान को, उस उसलूब को अवध पंच जो है कि लिखने वाले वो उसको पेश करते हैं। तो उन्होंने अलग किया था अपने आप को सरशार से जी। और फसान आज़ाद पे वो तनक़ीद करते थे कि ये लखनऊ की असल ज़बान नहीं है, मुग़लानियों की और बांदियों की ज़बान है। इस तरह के आपसी काफ़ी तनाज़े मौजूद थे। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि लखनवी जो तहज़ीब है वो अवध पंच के ज़रिए से बहुत खुल के सामने आई है। और इस तहज़ीब को पेश करते हुए कभी पूरी कोशिश ये की गई कि जो ख़राबियाँ हैं, जो कजी है, जो बुराई है, उसको भी नुमायाँ किया जाए। जो नाइंसाफ़ी है किसी भी मामले में हुई हो, चाहे समाजी मामलात में हो, चाहे सियासी मामलात में हो, उन ख़राबियों को पेश करने की भी पूरी कोशिश की गई और कामयाब कोशिश की गई। और अंग्रेज़ों ने वाजिद अली शाह को बेदखल कर दिया था हुकूमत से, और उसकी वजह से भी बहुत क्या कहते हैं तहज़ीबी इंतशार, सियासी इंतशार फैल गया था। क्योंकि वहाँ छोड़कर वो मिटिया बुर्ज कलकत्ता के पास चले जाते हैं, वहीं उनका इंतकाल भी हो जाता है। तो एक तवील कहानी है उसकी। मुख्तलिफ रियासतों पर मज़ामीन आए, ख़ुद हैदराबाद पर मज़ामीन आया करते थे अब, और उसमें कोई ये लोग मसलहत के साथ काम नहीं लेते थे। जो सच है, जो बात है जैसी कहनी चाहिए उसी तरह से, उसी लहजे में कहा जाता था जी। और मुंशी सज्जाद हुसैन का तो कुछ ताल्लुक़ भी था हैदराबाद रियासत से जी। उनके मामू फ़िदा हुसैन यहाँ चीफ जस्टिस थे जी, और ख़ुद ये वहाँ डिप्टी कलेक्टर थे। उनके वालिद भी यहाँ से जुड़े थे। हाँ, उनके वालिद, जी हाँ, उनके वालिद डिप्टी कलेक्टर थे। मामू जो हैं वो चीफ जस्टिस हो गए थे यहाँ हाई कोर्ट के। जी हाँ, तो इस वजह से इन लोगों का काफ़ी रब्त रहा है रियासत हैदराबाद से जी। और सज्जाद हुसैन ने नावल भी लिखे हैं, हाजी बगलोल है, अहमद खुर्जी, प्यारी ज़मीन, मीठी छुरी, ये सब लिखे हैं जी हाँ जी। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हम आगे चलकर डॉक्टर हबीब निसार साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि अवध पंच के जो नवरत्न कहलाते हैं उनके बारे में आप तफसील से हमारे तलबा को बताएं, क्योंकि ये एक इकाई है इसके बारे में, अवध पंच के बारे में। तो फिर मैं अवध पंच से शगुफ़ा की तरफ भी चलता हूँ। मुंशी सज्जाद हुसैन ने जब अवध पंच का इजरा का प्लान बनाया तो उन्होंने अपने चंद ऐसे हमनवा मुंतखब किए मैं कह रहा हूँ, इसलिए कि बहुत सोच समझ के उन्होंने इस
अखबार की पॉलिसी बनाई थी। अभी ये गुफ्तगू आई है कि वाजिद अली शाह को जो है ना तख्त से सुबकदोश होना पड़ा और उन्हें ज़बरदस्ती मीठा बुरुज भेज दिया गया। ये तमाम हालात सज्जाद हुसैन के सामने मौजूद थे। अदब में तहरीकों की बात की जाती है और सर सैयद तहरीक एक बहुत अहम तहरीक है और सर सैयद ने जिस ज़बान को रिवाज देने की कोशिश की थी मौज़ूआत के को अलग रख के, वो एकदम हकीकत निगारी के नाम पे ज़बान बहुत खुश्क हो गई थी। सज्जाद हुसैन ये चाहते थे कि इस उसलूब को बदला जाए, चुनांचे उन्होंने अवध पंच के लिए जो है ना तंज़ो मिज़ाज का उसलूब अपनाया और इसी नुक्ते नज़र से उन्होंने अपने रफ़ीक़ों का इंतख़ाब किया था। 1877 में जब उन्होंने अपने अखबार जारी किया तो उस वक्त सबसे पहले जो रफ़ीक़ उनके साथ आए वो मिर्ज़ा मच्छू बेग सितम ज़रीफ़ थे। ये सितम ज़रीफ़ थे, ज़रीफ़ नहीं, इसी ज़माने में सैयद मकबूल हुसैन ज़रीफ़ लखनवी जो सफ़ी के छोटे भाई थे, लखनऊ में मशहूर थे, संजीदा शायरी कर रहे थे और फिर बाद में वो भी अवध पंच के असर से जो है ना मिज़ाहिया शायरी करने लगे। सितम ज़रीफ़ शायर भी थे और नस्र निगार भी थे। अवध पंच के जो 9 रतन गिने जाते हैं उसमें मिर्ज़ा मच्छू बेग सितम ज़रीफ़, तिर मोहन नाथ हिजर, नवाब सैयद मोहम्मद आज़ाद, मुंशी ज्वाला प्रसाद बर्ख, मुंशी अहमद अली शौक़, सैयद अकबर हुसैन अकबर इलाहाबादी, अहमद अली कुसमंडवी और मुंशी महफूज अली। महफूज अली और सितम ज़रीफ़ पहले दिन से सज्जाद हुसैन के साथ थे और बड़े अच्छे मज़ामीन वो लोग लिख रहे थे। इन यहाँ एक बात मैं आपसे करूँ कि मुंशी महफूज अली के बारे में कहा जाता है कि उनकी तहरीक पर ये अवध पंच जारी किया हुआ, जैसा कहा, इसीलिए मैंने कहा था कि रोज़े अव्वल से उनके साथ थे और इस पॉलिसी को बनाने में भी महफूज अली का। जी हाँ। अदब के सतह पर अवध पंच ने ये अहम तरीन फ़र्ज़ अदा किया कि एक तो सर सैयद के वजह से जो हकीकत निगारी का रुझान पैदा हो गया था उसको दूर करने की कोशिश की। दूसरा अहम पहलू अवध पंच के उसलूब का, ज़बान का ये है कि अवध पंच ने एक साले और एक शुगुफ्ता सलीस ज़बान को महफूज करने का भी फ़र्ज़ अदा किया। अब ये जो सलीस और शुगुफ्ता ज़बान लिखने का उन्होंने रुझान अपनाया तो फिर लखनऊ की वो जो ज़बान थी जिसे फसाने अजायब में मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर ने फ़रोग़ दिया था और जिसका बड़ा बोलबाला था, बड़ी शोहरत थी, उसके असर को भी इन्होंने ज़ायल किया। इसीलिए चकबस्त कहते हैं कि अवध पंच ने सिर्फ़ मिज़ाह को फ़रोग़ नहीं दिया बल्कि एक ऐसी ज़बान को फ़रोग़ दिया जो आइंदा नस्लों के पास अपने हर मौजू को बयान करने के लिए मुनासिब और मौजू थी। रतना शरशार 77 में अवध पंच ही से लिखने लगे और उन्होंने 1 बरस तक वहाँ काम किया और फिर उसके बाद वो अवध अखबार चले गए। फिर बाद में जैसा कि उस्ताद मोहतरम ने बताया कि ये दोनों अवध अखबार और अवध पंच में मार का भी हुआ। फसाने आज़ाद जब रतना शरशार अवध अखबार में लिखने लगे तो इससे पहले ही मुंशी सज्जाद हुसैन अपने अखबार में क़िस्तवार नावल लिखने लगे थे और इस तरह मिज़ाहिया नावल का जो रुझान आया है, नावल की इब्तिदा तो हो चुकी थी लेकिन मिज़ाहिया उसलूब हमारे सामने नहीं आया था। ये अवध अखबार की देन है कि पहली मरतबा मिज़ाहिया नावल लिखा गया और वो भी क़िस्तवार सीरियलाइज फिक्शन के तौर पे ये सामने आया। बाद में फिर जिसका हासिल हमको फसाने आज़ाद हुआ। अवध पंच के लिखने वालों में मिर्ज़ा मच्छू बेग सितम ज़रीफ़, तिरभुवन नाथ हिजर, मुंशी ज्वाला प्रसाद बर्ख और अकबर इलाहाबादी ऐसे लिखने वाले थे जिन्होंने नज़्म में भी अपने ख़यालात का बयान किया और नस्र में भी। अकबर इलाहाबादी के बारे में हम जानते हैं कि वो शायर थे, लेकिन अवध पंच के फ़ैल अगर हम देखें या किशन प्रसाद कौल का गुलदस्ता पंच देखें तो उसमें वो मज़ामीन शामिल है जो अवध पंच में इब्तिदा में शाये हुए थे नस्र में अकबर इलाहाबादी के। अवध पंच ने जब तंज़ो मिज़ाह को अपनाया तो उन्होंने माहवरा और रोज़मर्रा जो लखनऊ का था, जो अदब के लिए बहुत अहम करार दिया जाता है, उसको महफूज करने का भी
जो है ना फ़र्ज़ निभाया और ख़ुसूसन मुंशी महफूज़ अली और सैयद मोहम्मद आज़ाद के मज़ामीन बामाहवरा होते थे, रोज़मर्रा लिए हुए होते थे। से सज्जाद हुसैन तो लिख ही रहे थे। सिर्फ 7 साल का अरसा हुआ था इस अखबार को जारी हुए कि जो है ना ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी और मुंशी सज्जाद हुसैन के बारे में कहा जाता है कि ये अवलीन रुकन बनने वालों में से एक थे और सियासत के ज़रिए वो इब्तिदाई से अपने अखबार के ज़रिए आवाम को सियासी रुझानात से वाकिफ़ कराने का फ़र्ज़ अदा कर रहे थे। लेकिन जब वो कांग्रेस के रुकन बन गए तो उन्होंने अमली तौर पे भी मुल्क की आज़ादी में हिस्सा अदा किया। अंग्रेज़ जो कुछ सोच रहे थे, उनकी पॉलिसी किस नहज पर थी और किस पॉलिसी से मुल्क को क्या नुकसान हो सकता था, इसको दो टोक वाज़े अंदाज में मुंशी सज्जाद हुसैन ने अपने रिसाले के ज़रिए आवाम तक पहुँचाया। ये बहुत बड़ा फ़र्ज़ था उनका, जैसे कि डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बताया कि वो फ़र्द की आज़ादी के साथ मुल्क की आज़ादी के लिए भी अपने अखबार के ज़रिए काम कर रहे थे। 1899 में लखनऊ में एक कांग्रेस का इजलास होने वाला था और लोग चाहते थे, लखनऊ के बहुत सारे ऐसे लोग जो इस इजलास को बरकरार रखना नहीं चाहते थे और उन्होंने बाज़ाब्ता तहरीक चलाई थी। सज्जाद हुसैन ने इसके ख़िलाफ़ एक मज़मून लिखा, अंडे बच्चे वाली चील चल्हाड़ के उन्वान से, और इसमें उन लोगों के लिए जिन्होंने कांग्रेस की मुखालिफत में तहरीक चलाई थी लिखा कि एंटी भाई, यानी भाइयों के मुखालिफ की तरकीब उन्होंने इस्तेमाल किया और इसको जिस तरह से उन्होंने बयान किया, एक ही मजमून ने वो सारा असर ज़ायल कर दिया जो इस तहरीक कांग्रेस की मुखालिफत में एक अरसे से चल रही थी। इस तरह उन्होंने राह हमवार की। 1899 में कांग्रेस का इजलास हुआ और बहुत कामयाब हुआ। ये गालिबन मुंशी सज्जाद हुसैन का आखिरी कारनामा था। इसके बाद 1901 में उनको फालिज हो गया, सेहतियाब हुए, वो अपना अखबार जारी रखे हुए थे। 1903 में जब फालिज हुआ तो फिर वो माजूर हो गए थे। सज्जाद हुसैन ने अपने 9 रत्नों के ज़रिए सारे हिंदुस्तान में जो खुले ख़त सज्जाद हुसैन ने लिखे, वो न सिर्फ मलका विक्टोरिया के नाम पे थे, गवर्नर जनरल के नाम पे थे, निज़ाम दक्कन के नाम पे भी थे, और उन्होंने लिखा था कि ये पॉलिसी जो बन रही है ये गलत है। बहुत वाज़े अंदाज में सज्जाद हुसैन ने अपने अखबार में ये खिदमत अंजाम दी है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि इस अखबार ने तंज़ मिज़ाह के साथ न सिर्फ हिंदुस्तानी माशरत बल्कि हिंदुस्तान की जो सियासत थी उस ज़माने में उसमें भी इजहार पढ़कर हिस्सा लेते थे बिल्कुल, और ख़ुद अपने अखबार में भी उसके बारे में लिखते थे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खुद भी लिखते थे, लिखवाते भी। तो ये सिलसिला पंडित रतनाथ शार से हुआ, मिर्ज़ा मच्छू बेग सितम ज़रीफ़, फिर पंडित त्रिभुवन नाथ हिज्र जो तहरीफ निगारी के लिए माने जाते हैं, तो क्या वो भी मगरिबी पैरोडी के में लिखा था? सिंफ तो उन्होंने वहीं से ली थी जी, और लेकिन ख्यालात और उसके मौजू हिंदुस्तानी थे जी, मुकामी थे। सिंफ यकीनन वहीं से ली थी, नावल की सिंफ भी हमने वहीं से मुश्ताल ली थी, लेकिन मौजूआत जो थे वो हमारे सरजमीन से जुड़े हुए थे और इसी के ज़रिए उन्होंने आवाम के शऊर को बेदार करने का फ़र्ज़ निभाया। बहुत सही। हाँ, तो उनकी एक पैरोडी में वो कहते हैं, क्या करें अब बेचारे अप्रेंटिस जी, रात दिन मशगल आह वजारी है, हाय तखफीक और टैक्स के बीच रो चुके सब हमारी बारी है। तो इस तरह के अशार के ज़रिए से उन्होंने बर्क़ ने, हिज्र ने मगरिबी पैरोडी की तरफ अपने आप को जोड़ने की कोशिश की। अच्छा, मुंशी सज्जाद हुसैन के जो 9 रत्न थे, इनका तो ये रहा, तो वहाँ उस दौर की जो ख़ास खूबी ये थी कि लखनऊ के जब भी बात ज़िक्र चलता था तो वहाँ पे ज़ाहरी आराइश, चमक दमक की बात होती थी। क्या कभी इस अखबार ने उसके जो माशरा था मुसलमानों में उसके ख़िलाफ़ कभी लिखने की कोशिश की? नहीं, इस अखबार की पॉलिसी ये थी कि सालेह इस्लाहात को सामने लाएं,
जो हक पसंदी है उसको सामने लाए। इसने तसन्नो को कभी तरजीह नहीं दी। हालांकि लखनऊ से निकलता था ये अखबार, अवध पंज इसका नाम था, और अवध की रिया जो इसमें तरकीब है वो बड़ी अहम है, और इसी के ज़रिए वो ये बताना भी चाहते थे कि हम अवध के हमदर्द है, अवध की जो तहजीब है उसके पासबान है। लेकिन जो बुराइयाँ थी उसमें ये अभी उस्ताद मोहतरम ने बताया कि रतनराज शरशाद ने जब फसान आज़ाद लिखा तो उसकी ज़बान पे सज्जाद हुसैन ने एतराज़ किया था कि ये ज़बान बेगमात की ज़बान नहीं है, मुलाजिमीन की ज़बान है, मुग़लानियों की ज़बान है, और जो वाक़यात बयान किए उसके ऊपर भी बहुत सारा उन्होंने लिखा था। रतनराज शरशाद दरअसल मुंशी सज्जाद हुसैन ही से मुतासिर थे। जैसा कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा है, हाजी बगलूल जब शाये हुआ है तो ये बड़ा मशहूर हुआ, और ये नाम हालांकि नावल में ये किरदार नहीं है हाजी बगलूल के नाम का, एक हाजी का किरदार है जो हज को तो नहीं जाते लेकिन हाजियों के उस काफ़िले के साथ बम्बई तक जाते हैं और उनको जहाज़ में सवार करके वापस आ जाते हैं। तो ये हाजी साहब का किरदार था। इसी को देखकर रतनराज शरशाद ने खोजी का किरदार बनाया है। ये बड़ी अहम सूरत हाल हमारे सामने आती है अगर हम मुंशी सज्जाद हुसैन के अवध पंज के हवाले से नावलों, मिज़ाहिया नावलों का जायज़ा लें तो हाजी बगलूल जब उन्होंने नावल का नाम रखा तो फिर बाद में मिज़ाहिया किरदार कई हमारे सामने आए। मियाँ आज़ाद आए, खोजी आए, चचा छक्कन आए, और फिर दूसरे और बहुत सारे नाम जो है ना आज तक भी नाम इख्तरा किए जा रहे हैं। तो ये अवध पंज ही की रिवायत हमारे सामने आती है। लखनऊ की जो साले माशरा था, या मिर्ज़ा मोहम्मद हाजी रुसवा ने जो फ़र्ज़ अपने नावल के तहत उमरा जान अदा के ज़रिए अदा किया था, वही अवध पंज भी अदा कर रहा था कि जो अच्छी रिवायत है हम उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जो गलत बातें हैं उसकी मुखालिफत करेंगे। इसमें कई मारके भी हुए, सेहत ज़बान से मुतालिक भी मारका हुआ। शरर ने जब गुज़ार नसीम पर लिखा तो फिर इस पर एक मारका हुआ। हाली ने जब 1854 में मुक़दमे शेर व शायरी लिखा और लखनऊ की गज़ल पर एतराज़ किया तो अवध पंज उसकी मुदाफ़ियत में भी आया, और जो मज़ामीन उस ज़माने में शाये हुए उनको देखने से पता चलता है कि वाकई हाली ने लखनऊ की गज़ल के साथ ज़्यादती की थी। सरसैयद तहरीक के ख़िलाफ़ जो कुछ अवध पंज में छपता था, लेकिन ये 90 तक है। 90 के बाद ख़ुद अकबर इलाहाबादी ने सर सैयद के कारनामों का एतराफ़ किया था, और ये कहा था उन्होंने अपने एक शेर में कि हम जो है सिर्फ बातें करते रह गए, सैयद जो है काम कर गया। तो ये अवध पंज ने बड़ा अहम रोल अदा किया। जहाँ उसको मुखालिफत करनी थी उसने मुखालिफत की, जहाँ तायद करनी थी उसने ये नहीं देखा कि कल तक हम इसके ख़िलाफ़ लिख रहे थे, साले बात आई तो फिर उन्होंने लब्बैक कहा और उसकी तायद भी की। जी जी, शुक्रिया हबीब निसार साहब। अब मैं डॉक्टर कमाल साहब से पूछना चाहूँगा, तो अवध पंज की इनफरादियत क्या रही? अवध पंज की इनफरादियत तो उसके तंज़ो-मिज़ाज से उसकी जो वाबस्तगी है वही उसकी सबसे बड़ी इनफरादियत है। और तंज़ो-मिज़ाज जो पहले लिखा जाता था उसमें तमस्खुर था और हर्ज़ा सराई थी, शख्सी हमले और जागीरदाराना मिजाज में एक दूसरे पे कीचड़ उछालने वाली बातें, ये सब तंज़ो-मिज़ाज की सूरत में सामने आती थी। लेकिन उसको सेहतमंद मोड़ यकीनन इस अखबार ने दिया। एक शुस्ता मिजाज, एक ऐसा बदला संजी का इजहार जो अदब का एक जुज़ बन सके, ये उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। आप पूरी 19वीं सदी को देख लीजिए, हिंदुस्तान में जो समाजी एतबार से हालात हो गए थे उसमें ज़िंदगी से फ़रार हासिल करना और अंग्रेज़ों के दबाव से बचने के लिए तफरीहात में ख़ुद को मशगूल रखना, ये एक रुझान था। लेकिन अवध पंज ने उस रुझान के ख़िलाफ़ भी बहुत कहा, और तंज़ो-मिज़ाज की जो रिवायत चल पड़ी उसके बारे में आप गौर कीजिए तो आपको एहसास होगा कि चाहे अवध पंज हो या चाहे गालिब हों, इन लोगों ने हुजूम गम के दरमियान इंसान को, हिंदुस्तानी को और उर्दू वाले को हंसना सिखाया। क्या बात है, ये बहुत अहम बात है कि हम मगमूम थे, मलूल थे, पूरी कौम, पूरा मुल्क जिन हालात से गुज़र रहा था, जिसका 1857 जो है एक इंतहा का एक ऐसा लम्हा है
कि जिसके बाद फिर संभलने के लिए बहुत कई साल लग गए, लेकिन संभलते संभलते भी तंज़ और मिज़ाह के ज़रिए समाजी इस्लाह का जो काम अंजाम दिया गया, ये बहुत ही मिसाली काम है। और ये अवध पंच को अदब के मैदान में तंज़ ज़राफ़त के इर्तिक़ा के सिलसिले में ऊंचा मुक़ाम अता करता है। और मैंने गालिब का जिक्र किया तो ये दोनों में एक बात मुश्तरक नज़र आती है कि गालिब के यहाँ भी यही है कि वो चुना जान के इंतकाल पर अपने दोस्त को जब इज़हार ताज़ियत करते हैं तो वो जो अंदाज़ है वो ये बताता है कि चाहे ताज़ियत का मौका क्यों ना हो, कोशिश कीजिए कि सामने वाले को आप हंसा लें जी। तो मुस्कुराहट और हंसी और मिज़ाह ये चीज़ें गम के साथ साथ चल रही हैं। तो 19वीं सदी पूरी एक गम के दौर से गुजरती हुई, अदब का जहाँ तक मामला है तो उस गम को कम करने के लिए तंज़ और मिज़ाह के असालीब से काम लिया गया है। कौम को हौसला दिया, हौसला उसी से अवध जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे दौर में जो लखनऊ की जो ज़वाल आमदा तहज़ीब थी, उस दौर में उससे मुतासिर होते हुए भी और अंग्रेज़ों की जो हुकूमत थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, मलिका विक्टोरिया का ऐलान भी होने वाला था, ये सब इसके बावजूद इंडियन नेशनल कांग्रेस वगैरह, इसके बावजूद भी मुंशी सज्जाद हुसैन ने हमेशा अपने को हिंदुस्तान के माशरे और सियासत से कभी अलग नहीं होने दिया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं अवध अखबार को जब मैं पढ़ता हूँ तो वहाँ जहाँ कार्टून नज़र आते हैं, कुछ लतीफ़े भी हमको अवध पंच के मिलते हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। एक बनिए पर बेईमान दगाबाजी की बदौलत साहब मजिस्ट्रेट के हुक्म से बेद पड़े, तो उनके दोस्तों ने उनसे कलमाते तासुफ कहना शुरू किया कि, तो लाला ने कहा कि जी नहीं, मैं ऐसी पीठ पीछे की बातों पर ख्याल भी नहीं करता। तो फिर उनके दोस्तों ने कहा उनसे कि ज़रा बताइए कि सूरज पश्चिम में क्यों डूबता है और पूरब से क्यों निकलता है। तो उस लाला ने कहा, ये तो जिस बेवकूफ़ से पूछेगा तो बताएगा। तो उनके दोस्तों ने कहा, इसीलिए तो मैं आपसे पूछता हूँ। क्या बात, लतीफ़ नुक्ता जी। एक और लतीफ़ा है, तो वो नाई हजाम के बारे में, ज़रा बताना तो सही कि अंग्रेज़ी हजाम ज़ेर बार क्यों है और हिंदुस्तानी हजाम फारिगुल बाल क्यों है। वो बखौल खुद बारबर है और ये बालबर है। तो अच्छा, रियायत लफ्ज़ी से। हाँ, तो एक जज साहब के पास एक मुलजिमा को पेश किया गया। जज साहब ने उस मुलजिमा से कहा, तो तुमने अपने शौहर के सर पर कुर्सी दे मारी और वो टूट गई। मुलजिमा ने कहा, मगर मेरा इरादा न था। तो फिर जज उससे पूछता है, यानी तुम्हारी नीयत हमले करने की नहीं थी। मुलजिमा ने कहा, मेरी नीयत कुर्सी तोड़ने की नहीं थी बल्कि और मारने की थी। अच्छा, अंग्रेज शाह जो था उस ज़माने में लखनऊ में, उसकी कोठी पे लखनऊ में एक खानसामा रहता था। तो खानसामा जब वो पहुँचे शाम में, वो अंग्रेज़ रो रहा था। तो साहब ने पूछा उससे, यू खानसामा तुम हमरा कुत्ते को बहुत प्यार करता था? तो हाँ साहब, वो मर गया है। हुजूर बस कुछ न पूछिए, जहानी मिस्टर टाइगर हमेशा जूठी रिकाबियाँ और प्याले ज़बान से चाट के साफ़ कर देते थे। मैं धोने धुलाने की मुसीबत से बच जाता था। हाय अल्लाह, अब कौन बर्तन साफ़ करेगा। तो इस तरह के लतीफ़े हमको इसके यहाँ मिलते हैं, अवध पंच के यहाँ। ख़ास करके उनके कार्टून, इससे पहले भी मैंने तलबा को बताया था कि कार्टून उन्होंने वो पंच से उन्होंने लिया था लंदन से। सहाफ़त में कार्टून से बहुत जी अहम हिस्सा अहम हिस्सा होता है। जैसे हिंदुस्तान में आर के लक्ष्मण के कार्टून आम कॉमन मैन, आम आदमी का 100 साल बाद होते हैं, तकरीबन 50-60 साल बाद। निसार साहब, मुझे एक सवाल हमेशा हमारे तलबा मुझे पूछते हैं काउंसलिंग क्लास में, उर्दू सहाफ़त पर अवध पंच के असरात क्या रहे? जैसा कि मैंने बताया था कि अवध पंच वो रिसाला था, ये हफ्तवार था, इसने एक मुतय्यना पॉलिसी के तहत इजरा इसका अमल में आया था। और इसकी पॉलिसी ये थी कि हिंदुस्तान की तहज़ीब का तहफ़्फ़ुज़, ख़ुसूसन अवध की तहज़ीब का, ज़बान को तरसील का ज़रिया बनाना, सियासत के बारे में आवाम को वाकिफ़ करवाना
और अदब की साले रिवायात का तहफ़्फ़ुज़, उस उसलूब को ख़त्म करना भी इसकी पॉलिसी में शामिल था जो रजब अली बेग सुरूर का या सर सैयद का था। इन तमाम अपनी पॉलिसी को बयान करने के लिए उसने तंज़ो मिज़ाह को अपनाया। तंज़ो मिज़ाह के ज़रिए उसने बहुत सहल अंदाज में आसानी के साथ बात कह भी दी और बात को छुपाए भी रखा। समझने वाले समझते गए कि ये जो उसलूब है ये इसलिए इस तरफ जाता है, या ये जो वाक़या बयान किया गया है ये दरअसल फला अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ है। जो मारे के अवधपंज में हुए हैं, चाहे सर सैयद के नेचुरलिज़म के ख़िलाफ़ हो, चाहे हाल ही के मुक़दमे शेर व शायरी के ख़िलाफ़ हो, चाहे गुलजार नसीम के बारे में, जैसा कि चेकबस ने लिखा है, इन मुबाहिसों से वो अदब हमारे सामने आया जिसकी अच्छी रिवायत थी और जो आगे हमको अच्छी रिवायात की पासदारी की तरफ राग़िब कर रहा था। अवधपंज ने सिर्फ अच्छी रिवायात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, इसने जो रिवायत बनाई थी उसी की वजह से 20वीं सदी में सहाफ़त में ऐसे रिसाले और ऐसे अखबारात शाये होने लगे जो अवधपंज के एक तरह से जो है ना असर पजीरी से मुतासिर थे और उसी रिवायत को आगे बढ़ा रहे थे। इस सिलसिले में ख़ास तौर पे मैं 2 नाम लेना चाहूँगा, चिराग हसन हसरत का शिराज़ा और रियाज़ खैराबादी का फितना और अतर फिसना। इसमें भी उसलूब तंज़ो मिज़ाह ही था, लेकिन ये वही काम अंजाम दे रहा था जो 1 सदी पहले अवधपंज अंजाम दे रहा था, और अदब की खिदमत के साथ साथ सियासत और तहज़ीब के तहफ़्फ़ुज़ का भी फ़र्ज़ निभा रहा था। तो ये बड़ा कारनामा है अवधपंज का कि उसने वो ज़िंदा रिवायत हमको दी जो आज 21वीं सदी में भी शगुफ़ा के ज़रिए बराबर आगे बढ़ रही है। शगुफ़ा ने तो अवधपंज का रिकॉर्ड भी ख़त्म किया और एक नया रिकॉर्ड बनाया है। शगुफ़ा वाहिद रिसाला है हिंदुस्तान का जो अवधपंज की तंज़ो मिज़ाह के उसलूब और रिवायत को कायम रखे हुए है। डॉक्टर कमाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्योंकि हमारे जो MA साले दुवम में अफ़सानी गैर अफ़सानी नस्र है उसमें एक इकाई है अवधपंज से शगुफ़ा तक जी, तो क्योंकि आप शगुफ़ा के सरबराह हैं और एडिटर भी हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि शगुफ़ा का आगाज़ कब हुआ, कैसे हुआ, किन हालात में हुआ और अब तक कैसे उसकी आपने उसको किस तरह से संभाल के रखा 45 साल। जी जी। एक बात तो यह है कि जब अवधपंज 1912 में बंद हुआ मुंशी सज्जाद हुसैन के इंतकाल पर, तो मुल्क में बहुत से लोगों ने कोशिश की कि उसकी नकल करें, उसी तरह का कोई पर्चा निकालें। उसी नाम से निकला भी। उस्मानी ने चंद साल उस्मानी साहब ने निकाले, फिर बाद में अहमद जमाल पाशा ने भी थोड़ी बहुत कोशिश की। एक दूसरे तीसरा दौर भी उसका है अवधपंज का ज़रूर, लेकिन उसके सही जानशीन बन नहीं सके और कोई तवील अरसे तक कोई रिसाला तंज़ो मिज़ाह का नहीं निकला। इधर उधर से बेशुमार पंच निकले हैं, बेशुमार, तकरीबन 100 नाम ऐसे मिलते हैं जो पंच के नाम से निकले हैं, जालंधर पंच, दिल्ली पंच, दक्कन पंच वगैरह वगैरह, लेकिन किसी को तवील ज़िंदगी नहीं मिली। और ख़ुद अवधपंज के जो बाद के दौर हैं वो उतने कामयाब नहीं रहे। लेकिन तंज़ो मिज़ाह की जो रिवायत थी वो आम अखबारों में एक खुसूसी कॉलम के तौर पे सामने आती चली गई कि हर अखबार, हर बड़ा अखबार एक तंज़ो मिज़ाहिया कॉलम रखने लगा। वो एक अहम बात के दौर में सहाफ़त में हम देखते हैं, और तंज़ो मिज़ाह निगारी का सिलसिला जारी था। 20वीं सदी के आते आते कई नए रुझानात तंज़ो मिज़ाह में पैदा हुए, और जब जिंदा दिलाने हैदराबाद ने कुलहिंद पैमाने पर तकारीब का एहतमाम किया तो हमने उस मौके पे जो सवेनियर निकाले थे इब्तदाई 2 तकारीब में, वो बेहद मकबूल हुए कि जितने हमने पर्चे शाये किए थे वो पहले ही दिन ख़त्म हो गए। 2 साल ऐसा मुसलसल हुआ, जिसके बाद मुझे ख्याल हुआ कि बड़ी गुंजाइश मौजूद है कि तंज़ो मिज़ाह का खालिस पर्चा निकाला जाए। तो 1968 नवंबर में ये पर्चा निकलना शुरू हुआ। अक्टूबर का महीना है ये, तो आज इस महीने में शगुफ़ा अपनी ज़िंदगी के 45 साल मुकम्मल कर चुका है और 46वें साल में आइंदा महीने से दाखिल हो रहा है। तो इस पर्चे ने ये रिवायत अपनाई है कि जितनी नसर और नज़्म की असनाफ़ हैं उन तमाम असनाफ़ में तंज़ो मिज़ाह के उसलूब में तख्लीक़ात को पेश करें।
तो उस दौर में माजी में इसका एहतमाम नहीं हुआ, लेकिन हमारे यहाँ आपको ये बात मिलेगी कि नसर और नज़्म की जितनी हैतें हैं उन सब में जिन लोगों ने अपने अपने असालीब में तंज़्ज़ुम के उसलूब में लिखा है उनको हम इज़ा करते और पेश करते हैं। इसकी अपनी एक ज़ाहिर है कि बड़ी तारीख़ है जिस पर बहुत तफसीली गुफ्तगू की ज़रूरत है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मौजूदा जो अहद है तंज़्ज़ुम के इर्तिक़ा का एक बेहतरीन अहद है और शगुफ़ा ने बेशुमार नए लोगों को भी रुशनास करवाया जो आज सफ़े अव्वल के तंज़्ज़ुम निगारों में जिनका शुमार होता है। और ये रिसाला ज़ाहिर है कि एक नई फ़ज़ा बना रहा है तंज़्ज़ुम के लिए, और आज के दौर में जो ख़राबियाँ हैं उनको दूर करने के लिए तंज़्ज़ुम निगार अपने अंदाज में कोशिश कर रहा है। तो आपसे हैदराबाद ज़िंदा दिलाने हैदराबाद से आप जुड़े हैं जी, और शगुफ़ा से कई लोग ऐसे निकले जो बैनुल अक़वामी सतह पे उनका नाम हुआ। जी जी, मुस्तफ़ा हुसैन साहब हैं, पद्मश्री मुस्तफ़ा हुसैन साहब हैं, नरेंद्र लूथर साहब हैं, दिलीप सिंह थे, जी हाँ, मसीह अंजुम थे, रशीद कुरैशी थे और कई लोग थे, बेशुमार लोग, राजेश अपना जी भारत चंद खन्ना जी जी, और कई लोग ऐसे थे जो इससे जुड़े थे और उनको बहुत शोहरत हुई। आज भी बेशक अपने परवेज़ इब्दुल्ला मेहदी जी, जो शिकागो से लिखते हैं, और ख़ासकर मुस्तफ़ा हुसैन साहब वो बहुत से अच्छे उनके खाके निकले हैं। ऐसे दुनिया के गफूरो एक हो जाओ, मंत्री जी को जब भी फ़ोन करते हैं तो हमाम में रहते हैं। उनकी तो बेशुमार किताबें भी हैं और उनके निगारिशात का जो है 50 साल पूरे हो चुके हैं तकरीबन। जी जी, न सिर्फ हैदराबाद के बल्कि दूसरी रियासतों से भी, यूसुफ नाजिम हैं, दिल्ली से वो थे, बहुत से लोग, यानी हिंदुस्तान, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि जनूबी एशिया के मैंने देखा शगुफ़ा में कई लोग छपते हैं, बहुत लोग हैं, शगुफ़ा की पॉलिसी रही, ममालिक के हैं, अमेरिका के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, मुख्तलिफ इलाक़ों में लोग लिख रहे हैं तंज़्ज़ुम और बहुत अच्छे अंदाज में लिख रहे हैं, और ये उसलूब काफ़ी मकबूल उसलूब बन चुका है। और उसलूब की मकबूलियत का पहला जो बड़ा सहीफ़ा है वो ज़ाहिर है कि मुंशी सज्जाद हुसैन की कोशिशों से सामने आया था, और वो सिलसिला किसी और अंदाज में आज शगुफ़ा में आपको नज़र आता है। बेशक। तो मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे कि उस दौर में जब ये सज्जाद हुसैन ने अवध पंच निकाला था, उसी दौर में सर सैयद ने तहज़ीबुल अखलाक भी तकरीबन उसी दौर के थे, तो उसमें जो बुनियादी फ़र्क बता दीजिए, उसके बाद हम इस गुफ्तगू को ख़त्म करें। बुनियादी फ़र्क तो नुक़्ते नज़र का था। जी, सर सैयद जो चाहते थे कि अंग्रेज़ी तहज़ीब से क़ुर्बत हासिल की जाए, अंग्रेज़ी ज़बान पढ़ाई जाए और दर्सगाहों में अंग्रेज़ी लाजमी तौर पर ज़रिए तालीम के तौर पर नाफिज रहे, ये उनका ख़्याल था। तो और अंग्रेज़ी तहज़ीब हो या फ़रंगियों का तर्ज़ ज़िंदगी, ये चीज़ें हमेशा अवध पंच को नापसंद रहीं और मुखालिफत में ये काम करते रहे। तो जितने रुफ़क़ा थे सर सैयद के वो भी निशाना बने अवध पंच का। लेकिन मजमूई तौर पे आप देखें तो इन दोनों के इख्तिलाफ़ से फिर एक ऐसा माहौल साजगार पैदा हुआ जिसमें दोनों की तमाम खूबियाँ यकजा हुई हैं, और वो सब लोग बाद के दौर में ये दो ग्रुप बाकी नहीं रह गए थे, ये दोनों एक दूसरे में ज़म हो गए। और जो इस्लाही नुक़्ते नज़र है वो तंज़्ज़ुम का आज भी एक अहम वस्फ़ है। बग़ैर इस्लाही नुक़्ते नज़र के तंज़्ज़ुम लिखा नहीं जा सकता। जब तक समाज की बुराइयाँ ख़राबियाँ न बताई जाएँ उस वक्त तक वो तंज़्ज़ुम निगार कामयाब नहीं हो सकता। वो सिलसिला आज भी क़ायम है। जी डॉक्टर साहब, तहज़ीबुल अखलाक को जब मैंने पढ़ा तो उसमें मैंने देखा कि एक कॉलम अंग्रेज़ी का होता था, एक उर्दू में होता था। ये जो अवध पंच है, क्या इसमें भी कहीं अंग्रेज़ी के अल्फाज या अंग्रेज़ी के इबारतें आपको? अंग्रेज़ी इबारत तो नहीं होती थी, लेकिन उस दौर में लोगों में आदत थी कि अंग्रेज़ी के लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। खुद आप ये गौर कीजिए कि मगरबी तहज़ीब के और फ़रंगियों के ख़िलाफ़ कहने वाले मुंशी सज्जाद हुसैन जो पर्चा निकालते हैं उसमें लफ्ज़ पंच आता है। जी, ये खुद बहुत अजीब बात है कि पर्चे के नाम में ही एक लफ्ज़ आ गया है जो लंदन से हासिल किया गया है। तो ये इसको बुरा नहीं समझा जाता था। 19वीं सदी में ये आम रिवायत थी कि उर्दू लिखते हुए अंग्रेज़ी के लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल करते थे। सर सैयद तो खैर करते ही थे, लेकिन मुखालिफ सर सैयद भी वही रवैया अख्तियार किए हुए थे। खुद अकबर के यहाँ भी अंग्रेज़ी के लफ्ज़
अंग्रेज़ी तहजीब के ख़िलाफ़ कहेंगे, लेकिन अंग्रेज़ी लफ्ज़ उनके कलाम में, उनकी शायरी में जा बजा मिलते हैं और उसी से मिज़ाज भी पैदा होता है, तंज़ भी खूब पैदा होता है उससे। तो अंग्रेज़ी लफ्ज़ों से इज्तनाब कभी उस दौर में कभी नहीं किया गया। एक तरह से बाद में कोशिश की गई कि अंग्रेज़ी लफ्ज़ों को न इस्तेमाल करें उर्दू तहरीर में, लेकिन 19वीं सदी में तो ये बहुत आम रुझान था। जी, एक आम सवाल हबीब निसार साहब के, जो हमारे तलबा अक्सर हमको ईमेल के ज़रिए या क्लास में जब जाते हैं तो हमको पूछते हैं फसाने आज़ाद के बारे में कि ये नावल है कि यह दास्तान। तो हसन फ़ारूक़ी ने कहा कि ये नावल और दास्तान की दरमियानी कड़ी है, जिसमें वो सब किरदार मिलते हैं जो नावल के होते हैं और दास्तान का भी रहता है। तो अगर फसाने आज़ाद को अगर हमको पढ़ना है, किन किन बातों को हमको मलहूज़ रखना चाहिए? फसाने आज़ाद 7 जिल्दों में शाये हुआ है जी। बुनियादी तौर पे 4 जिल्दें और 3 जिल्दों की 2-2 हिस्से हैं जी। 7 जिल्दें और तकरीबन 4,500 सफ़ात पे मुश्तमिल है। ये नावल और दास्तान की दरमियानी कड़ी यकीनन कही जाएगी, इसलिए कि इसमें ज़िंदगी का जो बहाव है जी। और एक तरफ, और दूसरी तरफ प्लाट को अगर हम जांचें तो इसमें कोई प्लाट हमको नहीं मिलता। इसलिए सैयद मुजाविर हुसैन रज़वी ने इसको सीरियलाइज फिक्शन का नाम दिया था कि इसमें प्लाट तलाश नहीं करना चाहिए, तहजीब इसका मौजू है और तहजीब को जिस तरह बयान किया गया इसी नुक्ते नज़र से अगर हम देखें तो ये नावल कहलाया जा सकता है। लेकिन चूँकि इसमें दास्तान वाली क़िस्सा दर क़िस्सा टेक्निक नहीं है और एक इब्तिदा है और एक इख्तिताम है और एक उरूज है और जो है ना ज़िंदगी का बहाव है, ज़िंदगी से करीब है, तो ये नावल की खुसूसियात में शामिल है। इसलिए हमको इसको जो है ना नावल या जो है ना नावल कहना चाहिए, इसको नावल और दास्तान की दरमियानी कड़ी करार देनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज हमने इस बहस मुबाहिसे में अवध पंच की अदबी ख़िदमात के बारे में हमने आपको मालूमात फ़राहम की हैं। आज की इस गुफ्तगू में हमने आपको अवध पंच का जो पस मंज़र रहा है आगाज़ से पहले उसके बारे में बताया, फिर अवध पंच के दौर में उर्दू अखबारों का क्या आम मेयार था इसके बारे में भी बहस हुई, अदबी शनाख्त क्या रही अवध पंच की, और अवध पंच के जो नवरतन थे उसके बारे में भी हमने ज़िक्र किया, और अवध पंच की इनफरादियत और उर्दू सहाफ़त पर अवध पंच के असरात के बारे में हमने आपको बताया, और साथ में उस रिवायत को आगे बढ़ाने में हैदराबाद, ज़िंदा दिलाने हैदराबाद और शगुफ़ा बहुत आगे बढ़ चढ़ कर इसको पिछले 45 साल से उन्होंने इस तंज़ व ज़राफ़त की दुनिया में आगे रहे, तंज़ व मिज़ाह की दुनिया में। मैं आपसे चाहता हूँ कि अगर आप चाहें तो मज़ीद मालूमात के लिए हमें ज़रूर लिखें, और हमारा पता है सदर शोबे उर्दू डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, रोड नंबर 46, जुबली हिल्स, हैदराबाद 5,33,000, या मुझे ईमेल कर सकते हैं mshayat10@yahoo.com, या हमें मोबाइल के ज़रिए से भी आप रब्त क़ायम कर सकते हैं 9866986589 इससे भी आप रब्त क़ायम कर सकते हैं। मैं डॉक्टर कमाल साहब का, डॉक्टर हबीब निसार का तहे दिल से शुक्रिया।